बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम गवर्नर मेहदी शाह साहब, चीफ मिनिस्टर खालिद खुर्शीद साहब, मिनिस्टर्स, चीफ सेक्रेटरी साहब, अफजल शिकरी साहब, शोएब सुल्तान साहब, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मुझे गिलगित बल्तिस्तान वैसे ही बेइंतहा अजीज़ है और मुझे जब भी मैं आपके प्लान और आपकी तरक्की देखता हूँ तो मज़ीद खुशी होती है कि वो ख़ित्ता जिसमें बहुत कुछ अच्छा है न दुनिया को उसका पता है, और उस ख़ित्ते के एतबार से भी वो ऐसे हालात में रहा है डेवलपमेंट ना होने की वजह से, जिसकी वजह से जो ह्यूमन इंडेक्सेस हैं तालीम के, सेहत के, वो ज़रा कमज़ोर है। मगर मुझे बड़ी कवी उम्मीद है, इस वजह से उम्मीद है कि अगर वहाँ टैलेंट आप जैसे मेहनत कर रहे हैं, अगर आप जैसा टैलेंट वहाँ मेहनत करता रहे तो बहुत कुछ बेहतर हो जाएगा। असल में पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी कैफियत तो ये है कि आइडियाज़ सबके पास हैं। आप जिस थिंक टैंक में जाएं, जहाँ भी कोई प्रेजेंटेशन होगा तो बेहतरीन आइडियाज़ हैं, मगर जो प्रोग्रेस आपने दिखाई तो वो आइडियाज़ के बाद के इक़दामात हैं, सिर्फ आइडियाज़ तक बात नहीं है। बल्कि जब मैं इस्लामाबाद के अंदर जब थिंक टैंक्स में जाता हूँ तो मैं उनसे कहता हूँ कि यार ये थिंक टैंक्स वाला ज़माना आप ख़त्म करो, क्योंकि सब ने सोच लिया है कि पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं, ये जीबी के मसाइल क्या हैं। ये करने वाले टैंक्स को लाओ। और मैं पिछले दिनों जब ये बात, वो टैंक नहीं मैं कह रहा पिछले दिनों जब मैं उन लोगों से बड़ा खुश होता हूँ जो खैर खुद अपने हाथ से काम करते हैं। तो शोएब सुल्तान साहब, आई एम एन एडमायरर ऑफ योर्स। आपके बुज़ुर्ग होंगे, आपसे उम्र में ज़्यादा थे, यहाँ से आपने सीखा। अख्तर हमीद खान साहब जो औरंगी पायलट प्रोजेक्ट चलाते थे, वो उनके एक भाई थे अख्तर महमूद खान जो वकील थे, और अख्तर हमीद खान साहब ने पायलट प्रोजेक्ट के एतबार से बहुत सारे लोगों के दिलों के अंदर वो कैफियत डाली कि देखो डेवलपमेंट के अंदर कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन के बगैर काम चलेगा नहीं। और ये ऐसे लोग डूअर्स होते थे, बेचारे वहाँ दफ्तर में बैठते थे। ईस्ट पाकिस्तान में भी उन्होंने बहुत काम किया, दफ्तर में बैठते थे और हर काम के अंदर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, चाहे पानी की लाइन डालनी हो तो कहते थे कुछ पैसे के ज़रिए पाइप आ जाएंगे, मगर मेहनत तुम्हारी जब तक नहीं होगी तो तुम्हारी ओनरशिप नहीं होगी। इससे मुझे ये गलतफहमी हुई कि कम्युनिटी के अंदर अच्छा काम कर दो तो कम्युनिटी खुद उसको उठा लेगी। तो जब मैंने 2001 में बल्दिया से इलेक्शन लड़ा, कराची के अंदर एक जगह है, वहाँ से जब इलेक्शन लड़ा तो मुझे कुछ मुखैर हजरात मिले, उन्होंने वहाँ पानी की किल्लत थी तो हमने 25-30 ट्यूबवेल खोद दिए, वहाँ पे ट्यूबवेल लगवा दिए, हैंड पंप। अच्छा, और बड़ा खुश मैं कि जनाब अब तो ये 25-30 तो यहाँ इस आबादी का पानी का सिस्टम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। खैर इलेक्शन तो मैंने क्या जीतना था। जब मैं वहाँ 2-4 साल बाद गया तो सारे पंप ख़राब हो चुके थे, क्योंकि कम्युनिटी ने मालकी नहीं की। अगर ख़राबी हुई तो उन्होंने कहा जिन्होंने लगाया वही आकर ठीक करेंगे। तो ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। ये साइंस में नहीं आती मगर ह्यूमन साइंस में आती है। तो जो करने वाले लोग होते हैं, एक साहब का मैं कल परसों ही पढ़ रहा था, मुझे उन साहब की मैंने तकरीरें सुनी। उनका नाम था, शायद किसी को यहाँ पर 2-4 लोगों को शायद मालूम हो, उनका नाम था प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल अहमद। बहुत बड़े आदमी थे, क्योंकि वो डूअर भी थे, लेफ्टिस्ट थे, और जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान आए तो फ़ौज में भर्ती हुए, कश्मीर में जहाद किया, फिर पाकिस्तान से जब निकले तो अलजायर में जहाद करने चले गए। फिर अलजायर में जहाद करने के बाद जब अमेरिका सेटल हुए तो एंटी वॉर मिशन बनाया, तो अमेरिका में उनका ट्रायल हुआ हैरिसबर्ग 7 के वॉर के ख़िलाफ़। उन्होंने अमेरिका के क़वानीन की मुखालफत की। मगर ये सब लोग जिनको मैं एडमायर करता हूँ, ये जो कहते हैं उसके साथ साथ अपनी ज़िंदगी उस चीज़ में ढाल लेते हैं, और यही सुतून होते हैं माशरे का। ये तकरीर करने वाले हम जैसे कम, और जो करने वाले वो ज़्यादा। तो मैं समझता हूँ जितनी आपने गिलगित बल्तिस्तान में चीज़ों पर तवज्जो दी, आप हर एतबार से ज़खायर के, ह्यूमन रिसोर्स के एतबार से आप अपने आप को बदल रहे हैं, मगर जियोलॉजिकल और जियोग्राफिक रिसोर्स के एतबार से पानी आपके यहाँ, जेम्स आपके यहाँ, माइनिंग आपके यहाँ हो सकती है। मैंने सुना है
اس کی تحقیقات ہوگی کہ ریئر ارتھ میٹلز آپ کیا ہوں گے. ریئر ارتھ میٹلز وہ ہیں جو آج کل لیتھیم کے حوالے سے جو بیٹریز کے اندر اور بہت ساری اہم چیزوں کے اندر ہوتے ہیں اس کے سرویز ہو رہے ہیں، مگر وہ بھی آپ کیا ہیں. اس وقت جو ان سائنٹیفک انداز سے مائننگ بھی ہو رہی ہے، ان سائنٹیفک انداز سے پتھر توڑ توڑ کر جیمز کا حشر کر رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے میں اس میں بھی انٹرسٹڈ ہوں چیف منسٹر صاحب کہ جیم کو وہ جیم کو تراشنا کوئی بڑی سائنس نہیں ہوتی. ایک سان کہلاتی ہے وہ جو ریوالونگ ہوتی ہے، اور ایک لاک ہوتی ہے جس کے اندر اس جیم کو پکڑ لیا جاتا ہے اور اس کو ٹرم کیا جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے جے پور کے اندر 30,000 عورتیں ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. 30,000 عورتیں. تو اٹ از ناٹ سم تھنگ ویری سفسٹیکیٹڈ، مگر یہ کہ دنیا کا اب ہوتا کیا ہے، دنیا کے ڈائمنڈز بامبے ایمسٹرڈیم جاتے ہیں انکٹ ڈائمنڈز پھر انڈیا جاتے ہیں، انڈیا سے جے پور جاتے ہیں، اینڈ دین دے گو بیک ٹو ایمسٹرڈیم ٹو بی سولڈ ایز ویل کٹ جیمز. تو کوئی خاص 1-2 دن کی اسکل ریلیٹڈ ٹریننگز ہوتی ہیں اور پھر اس سے معاملہ امپروو ہوتا ہے. آپ کے یہاں ٹورزم ہے اتنا خوبصورت، میں واقعی دنیا میں بہت ساری جگہوں پر گیا ہوں، نام گرانے کا بھی وقت نہیں آپ کے پاس، مگر یہ کہ مجھے سب سے زیادہ خوبصورت اگر کوئی خطہ لگا تو جی بی لگا. ماشاءاللہ میں آپ کا ایمبیسڈر رہا ہوں. میں خیال سے سینکڑوں تقریروں کے اندر میں نے جی بی کی ٹورزم کے حوالے سے بات کی. میں لوگوں کو متعجب کرتا ہوں دنیا بھر کے اندر اتنی آپ کی پاپولیشن ہے، اس سے زیادہ آپ کے یہاں ٹورسٹ پہنچ جاتا ہے. یہ جب ہے جب سڑکیں نہیں ہیں، جب ہے جب 6-8 گھنٹے کا ٹریفک جام ہوتا ہے. یہ جب ہے جب ایک جگہ میں کہیں گیا وہاں امکان بھی نہیں تھا کسی اور چیز کا، مگر ایک پروپیگنڈا شروع ہو گیا کہ صدر صاحب کی وجہ سے 10 گھنٹے کا ٹریفک جام ہو گیا. تو وہ جگہ وہاں پہ جیسے جیسے آپ چیزوں کو بہتر کریں گے، جس کے اندر یقیناً ایئرپورٹ شامل ہے، سب لوگ اصل میں دنیا کا ٹورزم اب اس انداز سے چلتا ہے کہ میں بڑے تیز سفر کروں. میں سفر میں وقت نہیں گزارنا چاہتا، میں پہنچنا چاہتا ہوں. میری ڈیسٹینیشن آف ٹورزم جو ہے، جہاں میں جانا چاہتا ہوں وہاں پہنچ جاؤں. کیوں؟ کیونکہ دنیا کے اندر جو پیسے والا ٹورسٹ ہے وہ 15 دن کی چھٹی اور 12 دن کی چھٹیوں میں کیلکولیٹ کرتا ہے. تو اگر 2-3 دن صرف سفر میں نکال دیں تو پھر دیٹ پلیس ڈز ناٹ ریمین اے چارم فار ہم. لوگ بلینز آف ڈالرز کماتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں وہاں بہت اہم کیفیت ہے آپ کی. پھر جو آئی ٹی کی آپ نے بات کی، اس کے اندر ایک انوکھی چیز ہے جو چیف منسٹر صاحب آپ کے ذہن میں ہے، آپ کہنا بھول گئے. آئی ٹی کے اندر یہ ہے کہ آپ ان کے لیے نوکریاں تلاش کرنے کی فکر مند تو ہے کہ جن کو آپ آئی ٹی میں ٹرین کریں گے. اصل میں یہ نوکریوں سے اس کا تعلق نہیں ہے. ذرا سن لیجیے اس بات کو کیسے کہ جب ہم ڈاکٹر اور انجینئر پروڈیوس کرتے ہیں تو ہم ساتھ ساتھ سوچتے ہیں اس کا اسپتال میں نوکری ہونی چاہیے، اس کو اسپتال میں جگہ ملنی چاہیے. پاکستان میں اگر اسپتال نہیں ہے تو ہوا یہ کہ پاکستان سے ڈاکٹر انجینئر ہم نے ایکسپورٹ کر دیے. ہم اپنے لوگوں کو تعلیم دینے کے قابل نہیں ہیں. کہاں ہم اتنا اثاثہ سستے داموں ہم تعلیم دے کر اور ایکسپورٹ کر دیتے ہیں. تو 2-3 دہائیاں ہم صرف ایکسپورٹ کرتے رہے اور وہ بیچارے بھی مجبوراً باہر گئے. مگر یہ کہ اب وہ پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو 95% تو وہ وہاں کے لیے کرتے ہیں، 5% پاکستان کو کیا ملے گا. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب آئی ٹی کے اندر وہ کیفیت نہیں ہے. آئی ٹی کے اندر لوگ پاکستان میں بیٹھ کر دنیا کا پیسہ بنائیں گے. اور یہ جو پرائم منسٹر آئی ٹی ڈیجیٹل سکلز پروگرام تھا، اس کے اندر 24 لاکھ لوگوں نے وہ پروگرام کیا. 24 لاکھ، جس کے اندر گلگت بلتستان کا ایک بچہ جو ٹاپ 10-12 پرفارمرز میں تھا کہ $100,000 سے زیادہ اس کی سالانہ انکم تھی. $100,000 سے زیادہ، اور وہ ایوریج اسکول کا ایوریج بچہ. یہ نہیں کہ بھئی بڑا خاندان تھا اور زمینداری کرتا ہوگا اور پھر اس نے آئی ٹی سکلز اختیار کر لی. $1,00,000 سے زیادہ. تو یہ پاکستان میں بیٹھے بیٹھے دنیا کے سٹرکچرز میں کام کریں گے. تو اس سے اچھا کوئی آپشن نہیں. دوسرے یہ کہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کیا شاید ہنزا ویلی ایجوکیشن میں بڑی اچھی ہے اور ویلیز بھی کیچ اپ کر رہی ہیں، مگر ایجوکیشن کو ہنزا نے اور گلگت بلتستان نے ایک بڑی پرائرٹی دی. عورت کو انکلوزیو انداز سے کام کے اندر اور ہر چیز. اور آئی ٹی از دا بیسٹ ایریا ویئر عورت کین کم آؤٹ وداؤٹ این ایشو، گھر بیٹھ کر بھی کمائی کر سکتی ہے. تو لہٰذا یہ وہ پاکستان ہے جو خوش قسمت ہے، جس کے اندر عورتوں کو لوگوں نے گھر میں بھی بٹھایا ہوا ہے، پھر بھی تھوڑی بہت ترقی کرتے رہتے ہیں. قائد اعظم کے کہنے کے مطابق اور آج تک اس بات پر آپ کو محنت کرنی پڑے گی کہ عورت کو
माशरे में स्टेक हो। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्टेक दिया, कुरान ने स्टेक दिया 1400-1500 साल पहले। और ये एक दकियानूसी सोच है जो कल्चरल है, जो मजहबी नहीं है, जिसके अंदर औरत को घर में बंद करने की कोशिश की गई। तो मैं समझता हूँ इस सिलसिले में गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बहुत सारे मौक़े हैं। और आखिरी बात मैं करूँगा, क्योंकि आज आपकी किस्मत अच्छी है कि मेरा गला ख़राब है तो लंबी तकरीर नहीं कर सकता। आखिरी बात आपसे ये कहूँगा कि जो आपने एग्रीकल्चर के ऊपर बात की वो मुझे बड़ी लगती है। वो क्यों? क्योंकि मैंने पढ़ा ये कि पाकिस्तान से 19 गुना छोटा एक मुल्क है नेदरलैंड्स, और वो दुनिया का सेकंड बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ फूड है। 19 गुना छोटा और दुनिया का सेकंड बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ फूड। और वो नेदरलैंड्स जहाँ पानी वाफिर मकदार में था और पिछले 10-15 साल से पानी की किल्लत है, वो उसके फूड प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं है। पाकिस्तान में मैं आपसे 2 जगहों का जिक्र करूँगा। आईटी में आपका आज़ाद कश्मीर, वहाँ बाग गया मैं, तो बाग में एक 7 मंजिला स्कूल था, बेहतरीन, इससे अच्छा स्कूल मैंने पाकिस्तान में नहीं देखा बाग में। और बाग में ही एक 7 मंजिला आईटी सेंटर था, जिसके अंदर जिस दिन मैं गया उस दिन एक फ्लोर पर 500 लड़कियां काम कर रही थी और दिन में 2500 की एम्प्लॉयमेंट है। और इट वाज फैंटास्टिक। क्या कर रहे थे वो अमेरिकन मेडिकल हॉस्पिटल्स की बिलिंग कर रहे थे बस। तो बाग में मुझे वो जजीरा नज़र आया कि बाग के अंदर जब बन सकता है तो कहीं पाकिस्तान में हर ये कैफियत हो सकती है। लिहाजा जीबी के अंदर इसी तरह से एग्रीकल्चर के अंदर वर्टिकल फार्मिंग, नेदरलैंड्स क्या करता है, कोई सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी बहुत नहीं है। ड्रिप फार्मिंग किसने ईजाद की, किसने शुरू की? इसराइल, जिसको पानी की किल्लत थी, फ़लस्तीनियों के साथ झगड़ा था, उसने अब पानी में वो सरप्लस हो गया, ज़रूरत ईजाद की माँ है। अच्छा, ड्रिप फार्मिंग, ड्रिप इरिगेशन करता है, उसके साथ साथ वर्टिकल फार्मिंग करते हैं, क्लाइमेट कंट्रोल फार्मिंग करते हैं, दैट्स इट। और पाकिस्तान में भी ऐसे आइलैंड्स बनने शुरू हो गए। तो जनाब वाला चीफ मिनिस्टर साहब, मैं आपसे गुजारिश करूँगा, मैंने एक ऐसा फार्म फैसलाबाद के पास भी देखा, एरिड यूनिवर्सिटी ने भी ऐसे फार्म्स तैयार किए हैं जिसमें वर्टिकल फार्मिंग, छोटी सी जगह पर बड़ी फार्मिंग करते हैं, क्लाइमेट कंट्रोल फार्मिंग करते हैं, प्रोडक्शन दुगना भी कर लेते हैं वो अपनी जगह का। और जो आपका ख्वाब है कि गंदम के अंदर आप खुद कफील हो, सिर्फ गंदम के, व्हेन नेदरलैंड्स कैन फीड द वर्ल्ड, इमेजिन गिलगित बल्तिस्तान कितना दुनिया को फीड कर सकता है। तो चीफ सेक्रेटरी साहब, आपकी मेहनत, ये आइडियाज़, ये अच्छी टीम एक्चुअली पाकिस्तान को परे लगाने के लिए, गिलगित बल्तिस्तान को परे लगाने के लिए इससे बेहतर कॉम्बिनेशन नहीं हुआ। इट इज़ नॉट नेचुरल रिसोर्सेज विच मेक अ कंट्री। अगर नेचुरल रिसोर्सेज कंट्री मेक कर रहे होते तो नाइजीरिया जैसा मुल्क, जो दुनिया में तीसरा या चौथा तेल के ज़खायर के एतबार से मुल्क है, उसकी तबाहाली ना होती, जहाँ करप्शन बेनतहा अपने नेचुरल रिसोर्सेज को ज़ाया किया। तो नेचुरल रिसोर्सेज डोंट मेक अ कंट्री, इट इज़ द ह्यूमन रिसोर्स विच मेक्स अ कंट्री। जर्मनी, जापान तबाह होकर दोबारा खड़ा हो जाता है ह्यूमन रिसोर्स की बुनियाद पर। अगर एक छोटा सा जजीरा नुमा शहर सिंगापुर तरक्की कर सकता है या दुबई कर सकता है, तो आप जैसे लोगों का इंटेलेक्ट, अल्लाह के डाले हुए ज़ख़ीरे आपके यहाँ मौजूद, पानी आपके यहाँ मौजूद, खूबसूरती आपके यहाँ मौजूद, सिर्फ इंसान का अपना दिमाग, एक कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज़, स्टे अवे फ्रॉम करप्शन, टेक द कंट्री इन योर हैंड्स। इट इज़ सो इम्पोर्टेंट कि ये जो पाकिस्तान के अंदर जो कन्फ्यूजन आप देख रहे हैं आजकल सियासी, इससे निकलना भी जहनों का इकट्ठा होना है। कैन यू इमेजिन कि मसला क्या है? मसला ये नहीं है कि कोई बाहर से आया उसको समझाना, मसला ये है कि अपने लोगों के अंदर दिमाग खोलकर आपस में कोऑपरेट नहीं करते। अच्छी टीम वो होती है जो कोऑपरेट करे, अच्छी टीम होती है जो एक दूसरे की मोहब्बतों को और परेशानियों को समझे, अच्छी टीम होती है जो अपनी जेब की तरफ नहीं देखे बल्कि एक कम्युनल जेब की तरफ देखे और मुल्क को निकाल के ले जाए। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, इंशाअल्लाह पाकिस्तान इस आजमाइश से निकलेगा, सिर्फ इस वजह से कि मुझे आप लोगों पर भरोसा है। तो शुक्रिया जनाब, थैंक यू वेरी मच।